हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी चैनल की स्टोरीज अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना। बेल आइकन बटन भी प्रेस कर देना। घना अंधेरा हो रहा था। चांद की रोशनी आ रही थी, बस रास्ता काफ़ी अंधेरा। लॉकडाउन का समय था। 2021 की स्टोरी में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं इवनिंग कॉलेज में ज्वाइन की थी। कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस होते थे। हमारी एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हो चुका था। मेरे साथ मेरी दो सहेलियां आया तो करती थी, लेकिन उस दिन वो लोग नहीं गए हुए थे। मैं अकेली ही अपने कॉलेज से बाहर की तरफ आने लगी। शाम भी पार हो चुकी थी। मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा मैं शॉर्टकट से चली जाती हूँ। उस शॉर्टकट से ना जाने क्यों सब कोई मना किया करते थे, लेकिन फिर भी मैं आना जाना कर चुकी थी, बट पैदल कभी नहीं। अपने बड़े भाई के साथ बाइक में, या मेरे डैड के साथ, या कोई 4 व्हीलर में। जो हो, उस दिन मैं बिल्कुल अकेली थी। मेरे साथ जाने वाला कोई नहीं था। ठीक मैं एंटर हुई थी, बहुत बड़े बड़े पुराने पेड़ है वहाँ पर। उन पेड़ों के बीच में मैं हुई थी एंटर, तो मैंने देखा एक ऑटो वाला वहाँ पे खड़ा है। ताज्जुब की बात है, इतने अंधेरे में और अकेला सुनसान रास्ते में ये ऑटो वाला कौन है। मुझे तो लगा सोने पे सुहागा। मैंने उनको हाथ देकर सामने बुलाया। मैंने कहा, और मैंने देखा कि वो काफ़ी बुज़ुर्ग इंसान थे। मैंने कहा, अंकल चलोगे? तो उन्होंने कहा, हाँ चलते हैं बेटा। कहकर वो लंबे रास्ते की तरफ ले जाने लगे। मुड़ गए। मैंने कहा, नहीं नहीं, यहीं से ले चलिए अंकल, ये शॉर्टकट है। और बाय द वे यहीं पे एंड में मेरे फादर का ऑफिस भी है, मैं वहीं पे उतर जाऊंगी। मैंने कहा उनको इस तरह, तो वो एक बार मुझे तिरछी नज़र में देखें और कुछ कहा नहीं। उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की। मैं बैठ चुकी थी। जाते जाते वो कुछ अपने मन में ही बोल रहे थे। वो मुझे सुन नहीं पा रही थी। फिर अचानक मुझे अच्छा नहीं लगा। कंटिन्यू अपने आप में ये क्या बोल रहे हैं, ये सोचकर मैंने उनसे पूछा, क्या बात है अंकल, आप इस तरह क्या बोले जा रहे हो? क्या मैं बोलूं? इतनी रात गए, तुम यहाँ से जा रही हो, यहाँ से नहीं जाना चाहिए। तुम लड़कियों को पता नहीं है, ये जगह बहुत पुरानी है। ना ही कोई आता है शाम के बाद और ना ही कोई जाता है। ये बिल्कुल सुनसान सड़क है। कितने पुराने पुराने यहाँ पर ये दरख्त थे, ये पेड़ इतने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे। डर नहीं लगता तुम लड़कियों को? मैं थोड़ी सी मुस्कुराई और बोली कि कुछ नहीं होता। हाँ हाँ, कुछ नहीं होता। जब कुछ हो जाएगा ना बेटा, तब पछताओगी। यहाँ पर पता है क्या है? तो मैं तब थोड़ी सी डर गई। मैंने कहा, हाँ अंकल पता है। सब कहते हैं कि यहाँ पर लोग गायब हो जाते हैं, लेकिन आज तक मेरे जानने वाला कोई गायब नहीं हुआ है। हाँ, मैंने सुना तो है। तो वो दोबारा पीछे मुड़कर मुझे देखे, फिर गाड़ी को आगे की तरफ ले जाने लगे। गॉड का नाम करते करते चलो मेरे पापा के ऑफिस के सामने आ गई। आके मैं रुकी ही थी। पूरी सीधी रास्ता जा रही थी। अंकल अगर पीछे तरफ मुड़ कर आते तो भी सीधा रास्ता था, और वो पापा के ऑफिस के पार अगर चले जाते तो भी सीधा रास्ता था। कम से कम ऑटो हमें दिखता कि वो जा रहे हैं। कहीं पे भी टर्निंग पॉइंट कोई भी नहीं था। मैंने उन्हें पैसे दिए। देकर जस्ट मैं मुड़ी हूँ कि मेरे फादर चले तो नहीं गए, क्योंकि मैंने उन्हें फ़ोन भी नहीं किया था। मैं जस्ट मुड़ी हूँ पापा के ऑफिस की तरफ। पीछे मुड़कर मैंने दोबारा जब देखा तो वो ऑटो वहाँ पर था ही नहीं। मुझे ना आवाज़ आया स्टार्ट करने का, जाने का। मैं ताज्जुब हो गई।
मैं इधर उधर देखी, काफ़ी लोग थे, छोटे छोटे दुकानें हैं खुली हुई थी। मैंने इधर उधर देखा, कोई कहीं नहीं था। आमने सामने ऑटो वाला। मैं ताज्जुब हो गई। जो हो, मैंने सोचा उस रास्ते में ज़रूर मेरे साथ कुछ बुरा होता, इसीलिए शायद गॉड ने ही उन्हें भेजा था मेरी मदद के लिए। मेरा नाम सुनीता है। मैं अपनी नानी का और मेरी एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे मामा जी ने बहुत बड़ी सी हवेली टाइप एक घर बनवाई थी राजस्थान में। वहाँ पर मेरे मामा लोग नीचे रहते थे और ऊपर में बिल्कुल खाली ही रहता था। कोई गेस्ट आता तो रहता, वरना वो घर हमेशा ऊपर का पोर्शन जो था खाली रहता था। नानी हमारे पास रहा करती थी। नानी की प्यारी बेटी मेरी मम्मी ही है। ऐसे में हमारे 3 मामा हैं, लेकिन कोई मामा के पास मेरी नानी नहीं रहती थी। मेरी मम्मी के पास ही रहा करती थी नानी, और हमें नानी से बहुत 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 प्यार है। इसी तरह मैं और नानी मामा के घर चले गए, क्योंकि मामा जी के जो छोटी बेटी थी उनकी मैरिज होने वाली थी। तो पहले ही हम दोनों इसलिए चले गए क्योंकि मेरी 12 एग्ज़ाम हो चुकी थी और समर वेकेशन स्टार्ट हो चुका था। मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरे बड़ा भाई, वो सब एक साथ आने वाले थे। मैं और नानी जाने के बाद ऊपर पोर्शन का एक कमरे में हम दोनों का सेटअप कर दिया गया। हर कमरे को ही साफ़ सुथरा किया जा रहा था, लेकिन तब तक कोई आया नहीं था, क्योंकि दी की शादी जो थी कम से कम फिर भी 1.5 महीना बाकी थे। लेकिन हम लोग को तो बस घूमने जाना था। हम लोग जाकर वहाँ पर रात के समय में हम लोग शाम को पहुँचे। बहुत थके होने के वजह से हम दोनों ने जल्दी खाना खाया और सोने चले गए। एक ही कमरे में हम दोनों को सोना था। मैं सो रही थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी। बार बार जैसे मेरी नींद खुल जा रही थी। बिल्कुल गाढ़ा नींद जो बोलते हैं वो आ ही नहीं रही थी। मैं नानी को बार बार डिस्टर्ब कर रही थी। नानी एक बार बोली, बेटा तू जल्दी से राम का नाम ले और सो जा, देख तुझे नींद आ जाएगी। नानी ऐसे में भी नींद की गोलियां लिया करती थी। नानी को बीपी वगैरह उनको प्रॉब्लम्स है। तो नानी तो सो ही गई, मुझे तो नींद आने का नाम ही नहीं। मैं क्या करूं, मैं सोच रही थी। फिर मैं कोशिश करने लगी कि सो जाऊं। नींद ना आने की वजह से मैंने अपने फ़ोन को फिर से उठा लिया। उठाकर देखने लगी कि देखूं फ़ोन, जब नींद आएगी, आना होगा आ जाएगी। मैं फ़ोन देखने लगी। अचानक से जैसे लगा मेरे फ़ोन को किसी ने बंद कर दिया, बिल्कुल ऑफ स्विच, जैसे किसी ने हाथ भी लगाया, इस तरह मुझे फील हुआ। पर किसी को मैं देख नहीं पाई। तब मुझे थोड़ा सा डर लगा। मैं पीछे मुड़ के देखूंगी सोची, लगा मेरे गर्दन में जैसे किसी ने सांस लिया है, बिल्कुल करीब आकर जैसे कोई सांस ले रहा है। मैं काफ़ी डर गई। नानी के बाद नानी को चीख के उठाने लगी। नानी थोड़ी देर में उठी और बोली कि क्या हुआ, बोल। मैंने कहा नानी से कि नानी मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ। नानी बोली ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने कहा ना राम का नाम लिया, सो जा। दोनों ही जाग चुके थे, नानी को भी डिस्टर्ब कर चुकी थी। ऊपर छत में उनका जैसे कोई भाग दौड़ रहा है। इतनी रात क्या कौन दौड़ भाग सकता है। मेरे मामा के घर में इतने छोटे बच्चे कोई है ही नहीं। मेरी नानी भी मेरे और देखने लगी। देखकर मेरी नानी ने कहा, मामा को फ़ोन लगा। मामा नीचे ही थे, उनको मैंने फ़ोन लगाया। कुछ मिनटों बाद जाकर मामा ने फ़ोन उठाया। उठाकर हेलो कहा। मेरी आवाज़ सुन के कहा, क्या बात होगी, इतना चिल्ला क्यों रही है बेटा, क्या हो गया। मैंने कहा बस आप ऊपर आओ। मामा दौड़ते हुए ऊपर आए। मामा ने कहा क्या बात है। मामा जब तक आए तब तक भी छत में दौड़ने भागने की आवाज़ तब भी आ रही थी। हम लोगों ने मामा से कहा तो मामा बोले, हाँ यहाँ पर ऐसी कुछ आवाज़ें आती तो हैं, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं, नुकसान नहीं करती। नानी ने उन्हें डांटने लगी। नानी ने कहा, बेशरम बेहया, तुझे शर्म नहीं आती, अपनी भांजी को और अपनी मम्मी को यहाँ पर सोने दे दिया। हम लोग को तूने बताया भी नहीं।
नानी भी काफ़ी डरपोक है। नानी तो मामा को एकदम हटाते हुए दरवाजे से मुझे लेकर बाहर आ गई और कहा कि नीचे कोई कमरा हमें दे दे, हम ऊपर तो सोने से रहे। मामा जी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, अभी आप लोग हमारे बेड में सो जाइए, मैं और मेरी पत्नी हम लोग नीचे सो जाते हैं। फिर नानी ने कहा नहीं नहीं, तेरे लोग के कमरे में नहीं, तेरे बेटियों के कमरे में हम दोनों चले जाते हैं और वहीं पे सो जाते हैं, कल फिर दूसरा कमरा खुलवा देना। ये कहकर हम लोग दीदी के कमरे में चलेंगे और वहीं पे सो गए। फिर दीदी ने भी हमें एक बात बताई। दीदी ने कहा, दीदी ने सोचा था कि ऊपर वाले कमरे में वो रहेगी। वो घर वो लोग जब से बनाए थे तब से ऊपर में वो लोग जाते ही नहीं थे, ज़्यादातर बंद ही रहा करता था। दीदी एक बार वहाँ पर ट्यूशन खोली थी। उस समय भी दीदी को काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। ट्यूशन के सारे बच्चे नीचे चले गए थे, 8 बज रहे थे और दीदी ऊपर में ही थी। दीदी उस कमरे में थी, अचानक से वॉशरूम के नल खुलने लगा, बेसिन का भी नल खुल गया। एक साथ 2-2 नल खुल चुके थे। दीदी ने देखा कोई नहीं था। फिर दीदी जब देखने गई बेसिन के सामने, पीछे से जैसे आईने में देखी कि उसके पीछे से कोई गया है। इससे दीदी काफ़ी डर गई। दीदी तो ऊपर जाना ही नहीं चाहती थी कभी, लेकिन नानी काफ़ी गुस्सा हो गई क्योंकि उन लोगों को हमें बता देना चाहिए था। उन लोगों ने हमें बिना बताए ऊपर के कमरे दे दिए। उसके बाद मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब रही। खैर मैं ठीक हो गई। थैंक यू।